तो आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इफ ए केमिकल रिएक्शन 40% complete in 30 minutes, then calculate the time in which it complete by 64% if reaction is first zero order reaction and second first order reaction। देखो, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अब देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पर हमें 50% ना देके 40% दिया गया है। अगर 50% दिया गया होता तो हम इसे हाफ लाइफ से फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर देते, जैसे कि शॉर्ट ट्रिक हमें पता है। लेकिन यहाँ पर 50 ना देके 40 दिया गया है और 64% पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होती है। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, जीरो ऑर्डर के लिए तो हम पहले से ही बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ। जीरो ऑर्डर के लिए हमेशा रेट क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए आर इज इक्वल टू होता है के, रेट कांस्टेंट के बराबर। मतलब ये रेट कांस्टेंट है और कांस्टेंट रेट के लिए हमेशा यूनिटरी मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब कि अगर 40% कंप्लीट हो रही है 30 मिनट में, तो 64% कितने में कंप्लीट हो जाएगी, 30 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 64। बस अब ये कैलकुलेट करना है, कितना आ जाएगा हमारे पास। 4 से कट कर लो इसको, 2 से कट करो पहले, 32 16 टाइम्स। ये हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो, एक नॉर्मल मेथड तो वही है जो हम बोर्ड्स में सॉल्व करते हैं और पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, 40% 30 मिनट में कंप्लीट हो रही है, यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे और फिर इस के की वैल्यू को हम 64% वाले के लिए रख देंगे। उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के, जो हमने ऊपर वाली टर्म से निकाला है, मल्टीप्लाई बाय लॉग आर नॉट अपॉन आर। आर नॉट हो जाएगा 100 और आर हो जाएगा 100 माइनस 64। ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका, एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर 50%, ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर के लिए कांस्टेंट क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए कांस्टेंट होता है हमेशा रेट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट होता है परसेंटेज। परसेंटेज कहने का मतलब क्या है, जैसे 50% में हमने पढ़ा था, हाफ लाइफ में हमने पढ़ा था कि पहला 50% जितने टाइम में कंप्लीट होगा उतना ही उसका बचे हुए का 50% उतने ही टाइम में कंप्लीट होगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लगने वाला टाइम कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। कंसंट्रेशन कितनी भी हो, जितना परसेंट पहले लगा था उतना ही परसेंट बाद में लगेगा, तो परसेंट कांस्टेंट होने का मतलब यह है। तो कहने का मतलब यह हुआ, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, कि हमारे पास मान लो ये जो एक कंप्लीट रिएक्शन थी, यहां पर ये 0% है, यहां पर क्या है हमारे पास, ये 100% है। ठीक है, अब इसका 40% कहाँ आएगा, इसका 40% लगभग आएगा यहाँ पर। मतलब ये जो जी मतलब हमारे पास पहले टोटल कितना था, 0 से 100, उसका 40% कंप्लीट होने में 30 मिनट लगा। अब बचे हुए का 40% कंप्लीट होने में भी 30 ही मिनट लगेगा। ध्यान रखना, बचा कितना है हमारे पास, अब ये टोटल 60 पार्ट बचा है और 60 का जब मैं 40% निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 24। 24 आया, तो 40 से आगे 24 काउंट करो, 40 से आगे 24 काउंट करोगे तो 64 पर आ जाएगा। मतलब 40% से और 64% कंप्लीट होने में भी कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट। तो आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पर, 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 मिनट में ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट होगी। ध्यान रखना इस कैलकुलेशन का भी, ये क्वेश्चन स्पेशल इसीलिए करा रहा हूं। फिर से एक बार बता देता हूं, देखो हाफ लाइफ में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ में पहली 50% अगर टी टाइम में कंप्लीट होती है तो बचे हुए पार्ट की 50% भी टी टाइम में कंप्लीट होगी। उसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि पहले 40%, अब ये 50 जरूरी नहीं है, 40 30 कितने भी हो सकता है, अगर पहला 40% 30 मिनट में कंप्लीट हुआ तो बचे हुए पार्ट का 40% 30 मिनट में ही कंप्लीट होगा। मतलब ये परसेंटेज कांस्टेंट वाले रूल पर हमारे पास चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, या तो हमें हाफ लाइफ दी हो या हमें ऐसी वैल्यू दी गई हो, जैसे यहाँ 40% है, तो ध्यान रखना बचे हुए पार्ट का 40% और ऐड कर दूं तो ये 64 बन जाता है। इसका मतलब 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 मिनट में ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा।
2NH3 गिव्स टू N2 प्लस 3H2। इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम डेटा को एनालाइज करके डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं। देखो इसे मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने वाला, इसे तुम लोग एक बार सॉल्व करके देखो, फिर मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। प्रेशर पर ध्यान दो, प्रेशर कितना है, पहले था 50, फिर हुआ 100, फिर हुआ 200। मतलब यहाँ पर प्रेशर या कंसेंट्रेशन, मतलब यहाँ पर कंसेंट्रेशन के टर्म्स में क्या दिया हुआ है, प्रेशर। प्रेशर हमने किया डबल, तो हाफ लाइफ क्या हो गई, हाफ लाइफ हो गई यहाँ पर इसका देखो 3.72 से 1.86, आधा हो गया। ठीक है, आगे देखो 100 से 200, हाफ लाइफ फिर क्या हुआ हमारे पास, आधा हुआ। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रिलेशन लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है हमारे पास रिलेशन टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन आ रहा है, इनिशियल कंसेंट्रेशन। और टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन कौन से ऑर्डर में होता है, ये होता है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर इज सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, फॉर्मूला आता है ना हमारे पास, टी हाफ इज इक्वल टू 1/r0 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, तो आंसर इज सेकेंड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 plus B2 gives to 2AB, follows the mechanism। मैकेनिज्म दिया हुआ है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। गिव द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें रेट लॉ बताना है और ऑर्डर बताना है। तो मेन रिएक्शन देख लो, हमारे पास जो रेट लॉ होगा उस रेट लॉ में सिर्फ 3 टर्म्स होनी चाहिए, A2, B2 और AB। बाकी A या B ये टर्म्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर जो बने हुए हैं ये इंटरमीडिएट बने हुए हैं सभी। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं होने चाहिए रेट लॉ के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि RDS क्या है, यहाँ पर जो स्लो होगा वही RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे पास स्लो वाला होगा। तो R इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय B2। ठीक है, तो B2 तो ठीक है मेन रिएक्शन के अंदर है, लेकिन A नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इस A को एलिमिनेट करना है। अब A को कहां से एलिमिनेट करें, A को एलिमिनेट करेंगे हम लोग फर्स्ट वाली रिएक्शन से। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिवर्सिबल दी हुई है, लेकिन हमें रिवर्सिबल मान के चलनी है, ये मैं लास्ट लेक्चर में तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास A2, अगर ये रिवर्सिबल होती है तो ये बनता है हमारे पास A एंड A, यही बनता है फर्स्ट रिएक्शन में। इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KEQ है तो ये हो जाएगा KEQ इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A स्क्वायर अपॉन A2। ठीक है, तो यहाँ से A क्या आ जाएगा हमारे पास, A इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय A2 और इसका कंप्लीट अंडर रूट। ठीक है, तो अब इस A को उठा के हम रख देते हैं कहाँ, यहाँ। R इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, K इक्विलिब्रियम अंडर रूट के अंदर A एंड B2 जो कि पहले से था। अब K एंड K इक्विलिब्रियम ये तो क्या है हमारे पास नया कांस्टेंट है, इसे मैं नाम दूंगा K डैश अंडर रूट A, मतलब A रेज टू 1/2 एंड B2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया नया रेट लॉ। और अकॉर्डिंग टू दिस रेट लॉ ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर इक्वल टू 1 + 1/2। तो ऑर्डर क्या है हमारे पास, 3/2 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एंड ये ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए सर्टेन रिएक्शन फ्रॉम 75 to 20 kilojule per mole. What will be the effect on the rate of reaction at 20 डिग्री सेंटीग्रेड other things being equal। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट रहता है, जैसा पहले रहता वैसे ही बाद में। लेकिन कैटलिस्ट डालने पर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी 75 से कम होकर 20 किलोजूल पर मोल हो जाती है। ठीक है, तो उसकी रेट में क्या इफेक्ट होगा। तो देखो अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख के उसकी एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसका रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, और जो चेंज रेट कांस्टेंट में आएगा वही चेंज उसकी रेट में आएगा। तो एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें रेट कांस्टेंट में चेंज निकालना है, कि जो इफेक्ट रेट कांस्टेंट पर होगा वही इफेक्ट उसकी रेट पर होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसे हम देख लेते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें निकालना है यहाँ पर रेट कांस्टेंट का रेशो। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला तो है हमारे पास K इज इक्वल टू A E रेस टू माइनस EA बाय RT, आरएनएस फॉर्मूला है टेम्परेचर रिलेशन के लिए और एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। ठीक, तो हम बात करते हैं यहाँ पर K1 इज इक्वल टू A E रेस टू एक्टिवेशन एनर्जी पहले कितनी थी, ये EA क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी यही, और ये EA1 है हमारे पास 75, जो कि चेंज होके कितनी हो गई
तो हम यहां पर रखेंगे K1 इज इक्व टू ए तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, -75/RT। ठीक है, अब टेम्परेचर यहाँ 20 है, इसकी वैल्यू हम बाद में रखेंगे, टी कांस्टेंट ही है, हो सकता है कट भी जाए आगे। ठीक है, दूसरा K2 इज इक्व टू ए ई रेस टू -20/RT, क्योंकि अब एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होकर कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इनका रेशो निकाल लेते हैं, जो रेशो इनका होगा वही रेट का रेशो होगा। तो अब हम यहां पर निकाल रहे हैं K1/K2, K1/K2, तो ए से ए कट जाएगा, K1/K2 रखेंगे तो ई रेस टू -75/RT डिवाइडेड बाय ई रेस टू -20/RT। ठीक है, आगे जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ई रेस टू -55/RT। ठीक है, अब क्या करना है, इनवर्स कर देते हैं इसे। तो K2/K1 इज इक्व टू, जब K1/K2 का इनवर्स किया तो इसका भी इनवर्स करना पड़ेगा, और इनवर्स में क्या होता है हमारे पास, पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 55/RT। ठीक है, अब इसे इस तरीके से तो सॉल्व कर नहीं सकते, हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो मैं दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले रहा हूं, ln K2/K1 इज इक्व टू, ये क्या होगा यहाँ पर देखो, 55/RT, क्योंकि ln e रेस टू 55/RT क्या हो जाएगा, लॉग में ये आ जाएगा, प्रॉपर्टी लॉग की हमको पता ही है। अब क्या करना है देखो, इसे मैं log 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं, 2.303 log K2/K1 इक्वल टू 55/RT। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं, अब देखो log K2/K1 इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाय, अब ये 55 किलो जूल में है, ऊपर जो हमें एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है वो किलो जूल में दी गई है, तो इसे मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइडेड बाय 2.303। आर क्या हो जाएगा हमारे पास, 8.314 जूल में वैल्यू आर की, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमें, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब उसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 293। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9.80। इसका मतलब K2/K1 की वैल्यू आई हमारे पास 10⁻⁹। ठीक है, अगर log K2/K1 9.80 है तो K2/K1 क्या हो जाएगा, 10 की पावर यहाँ चली जाएगी, 9.80, सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10⁹ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸। अब 10⁻⁹ तो है, 10⁻⁸ होता है हमारे पास 6.36, तो हमारे पास जो K2/K1 आया, K2/K1 मतलब रेट कांस्टेंट का रेशो, वो कितना आया, 6.36 इंटू 10⁻⁹। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रेट पर भी क्या इफेक्ट होगा, वो 6.36 इंटू 10⁻⁹ टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कैटलिस्ट डालने पर ये इफेक्ट आएगा हमारे पास। For the first order reaction at 300 degrees centigrade, activation energy is 35 kilocalorie per mole and frequency constant मतलब A is 1.45 into 10⁻11। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, K की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, तो K इज इक्व टू क्या होता है, A इंटू ई रेस टू -EA/RT, और इसका लॉग वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है। लॉग वाले फॉर्मूले की बात करें तो log K इज इक्व टू क्या हो जाएगा हमारे पास, EA अपॉन 2.303 RT प्लस log A। ठीक है, तो यहाँ से हमें K की वैल्यू निकालनी है, तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पर रख देते हैं, log K। एक्टिवेशन एनर्जी 35 किलो कैलोरी में दिया गया है, तो इसे कैलोरी में लिख लेते हैं हम लोग, 35,000 कैलोरी में, माइनस में, डिवाइडेड बाय 2.303। आर की वैल्यू कैलोरी के अंदर होगी 2, और टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, मतलब केल्विन में हो जाएगा 573 प्लस log ए। ए क्या है हमारे पास, 1.45 इंटू 10⁻11। अब बचा यहाँ पर हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल पार्ट। अब इसे हमें सॉल्व करना है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू आएगी 7.96 इंटू 10⁻⁻8। कंप्लीट सॉल्व करके कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन का कैलकुलेशन करके दिखाने लगा तो बहुत टाइम जाएगा, इससे अच्छा हम 2-3 ज्यादा नए कंसेप्ट सीख पाएंगे। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटिव पार्ट है, तुम लोग इसे इजीली कर सकते हो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। काफी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दी हुई है 2N2O5 गिव्स टू 4NO2 प्लस O2 सभी गैसियस स्टेट में है। इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आफ्टर 30 मिनट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन इन ए क्लोज्ड वेसल द टोटल प्रेशर डेवलप्ड इज फाउंड टू बी 305.5 mmHg। टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। And on complete decomposition, the total pressure is 587.5 mmHg. Calculate the rate constant of reactant. रेट कांस्टेंट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। किस तरीके से कर सकते हैं? देखो, रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले। देखो, ये मैंने कुछ लेक्चर्स पहले एक प्रेशर वॉल्यूम के बारे में कंसेप्ट समझाया था, मॉनिटरिंग विद प्रेशर एंड वॉल्यूम। वहां पर प्रेशर के केस में बताया था कि वहां पर जो मैंने रिएक्शन का एग्जांपल लिया था उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था और बताया था कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के लिए हमें डिराइव करना होगा, इसका फॉर्मूला कभी हमें याद नहीं करना होता। वहां पर भी बोला था मैंने, ठीक है। तो डिराइव कैसे किया जाता है? इस क्वेश्चन के साथ ही हमें डिराइव करना पड़ेगा। देखो किस तरीके से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है और इसने बोला है कि स्टार्टिंग में 30 मिनट के बाद जो प्रेशर होता है वो 305.5 होता है, ठीक है। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट कब होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? इनफाइनाइट टाइम पर। तब प्रेशर कितना होता है टोटल? 587.5। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो इनिशियल तो हमें लेना ही होगा, बिना इनिशियल के तो हम फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं कर सकते। तो t इक्वल टू 0 पर इनिशियल मान लेते हैं हम 2p0, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा 0 ही होंगे। t इक्वल टू t पर, t इक्वल टू t कितना है यहाँ पर? t इक्वल टू t है 30। तो यहां पर हम रख देते हैं 2p0 माइनस 2 स्मॉल p, या फिर स्मॉल p की जगह x लिख देते हैं हम लोग, 2x, ठीक है। तो यहां फॉर्म होगा 4x और यहां फॉर्म होगा x, ठीक है। अब जब रिएक्शन कंप्लीट होती है t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमेशा इनफाइनाइट टाइम पर ही कंप्लीट होती है, तो जब तो रिएक्टेंट कंप्लीटली जीरो हो जाएगा और ये कितना बनेगा हमारे पास? 4p0 बनेगा और ये बनेगा p0, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल प्रेशर के बारे में। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि t इक्वल टू 30 पर टोटल प्रेशर कितना होगा, तो मैं लिख देता हूं pt व्हेन रिएक्टेंट कंप्लीटेड, जब रिएक्टेंट हमारे पास कंप्लीट हुआ t इक्वल टू इनफाइनाइट पर। हाँ, इनफाइनाइट के लिए पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा इजी होगा। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पर जब हमारे पास रिएक्टेंट कंप्लीट हुआ तब हमारे पास जो टोटल प्रेशर था वो था 587.5, और वो यहां से कितना है? देखो, 4p0 प्लस p0 इज इक्वल टू 587.5। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी p0 की। p0 इज इक्वल टू आया 587.5 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 4p0 प्लस p0 हो जाएगा 5, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 117.5। ये p0 की वैल्यू आ गई, ठीक है। जब एक बार p0 की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो, एट t इक्वल टू 30 पर pt हमें कितना गिवन है? t इक्वल टू 30 पर जो हमें टोटल प्रेशर गिवन है वो है 305.5, और टोटल प्रेशर कितना है यहां से हम देख सकते हैं 2p0 माइनस 2x प्लस 4x प्लस x इज इक्वल टू 305.5। अब p0 की वैल्यू 117.5 यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आने वाली है वो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 23.5। ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया है रेट कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है और ऑर्डर दिया गया है फर्स्ट। तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t लॉग, अब देखो, लॉग आर नॉट अपॉन आर, ये हम फॉर्मूले में लगाते हैं। अब आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन, और आर क्या है? फाइनल कंसेंट्रेशन। तो यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या माना है हम लोगों ने? ये 2p0 t इक्वल टू 0 पर, और फाइनल मतलब t इक्वल टू 30 टाइम बाद 2p0 माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? फाइनल कंसेंट्रेशन हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 2p0 डिवाइडेड बाय 2p0 माइनस 2x। तो यहां से 2 तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, k इज इक्वल टू 2.303, और ये 30 मिनट बाद है, तो 30 लिखा मैंने, लॉग p0 माइनस x।
अब हमें पी नॉट की वैल्यू भी पता है 117.5, एक्स की वैल्यू भी पता है 23.5। बस अब क्या करना है, हमें यहाँ पर वैल्यूज रखनी है और वैल्यूज रख के इसकी कैलकुलेशन हमें कंप्लीट करनी है। कैलकुलेशन करेंगे k इज इक्वल टू 2.303/30 लॉग पी नॉट हो जाएगा 117.5 डिवाइडेड बाय पी नॉट माइनस एक्स 117.5 माइनस 23.5, ये बचेगा हमारे पास अप्रोक्स 94। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 1.15 के आसपास अराउंड। k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 7.4 इंटू 10⁻⁻3। ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा इस लेक्चर का। देखो यहाँ पर ए और बी की कंसेंट्रेशन दी गई है और रेट दिया गया है, और यहाँ पर पूछा गया है ए एंड बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा। मतलब कुल मिला के हमें रेट लॉ लिखना है। किस तरीके से लिखते हैं हम, देखो जनरली होता है आर इज इक्वल टू के ए रेस टू एक्स एंड बी रेस टू वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का नाम दे देता हूं मैं 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूंगा ऑब्जर्वेशन 2 एंड 3। ऑब्जर्वेशन 2 एंड 3 को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें बी तो कांस्टेंट है, और जब बी कांस्टेंट है तो ए की वैल्यू हो रही है यहाँ पर डबल, और जब ए को डबल किया जा रहा है तो रेट यहाँ पर हो रहा है 4 टाइम्स। ध्यान से देखना, ठीक है। 4 से 1.6 हुआ और 10 भी चेंज हुआ, 10⁻³ से 10⁻² में आया। तो मतलब जब हमने ए को डबल किया तो ए को मैंने कर देता हूं यहाँ पर डबल 2 एक्स, और बी यहाँ पर था कांस्टेंट। तो आर पर क्या इफेक्ट हुआ, आर हुआ यहाँ पर 4 टाइम्स। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू 2 आनी चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आए 2 क्यों आनी चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करके देख लेना, पता चल जाएगा कि 2 क्यों आई। ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूं पहले। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 2 होगी तभी ये 4 टाइम्स पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। देखो अब कोई सा भी ऑब्जर्वेशन ले लो, 1 और 2 ऑब्जर्वेशन ले लो। तो 1 और 2 ऑब्जर्वेशन को लिया जाए तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पर a भी डबल हुआ, तो a को मैंने डबल किया, यहाँ 2 पहले ही लिख देता हूं मैं क्योंकि x की वैल्यू 2 आ चुकी है। b की वैल्यू देखोगे तो b की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हुई है, b की वैल्यू भी यहाँ पर डबल हुई है, तो b को भी मैंने यहाँ पर डबल किया। अच्छा, रेट में क्या इफेक्ट हुआ, रेट में इफेक्ट हुआ 8 टाइम्स, क्योंकि ये 5 से बना है 40 और 10⁻³ फिर हमने वहां पर चेंज करके उसको 4 लिख दिया है। तो यहाँ पर रेट में चेंज आया है 8 आर का, तो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अगर अंदाजा जैसे मैं आइडिया लगा रहा हूं, देखो किस तरीके से कि यहाँ पर 8 आर कैसे पॉसिबल है भाई, 2⁻² कितना हुआ हमारे पास 4, तो 4 तो इससे हुआ होगा। अब y की वैल्यू होनी चाहिए 1, तभी ये 4 मल्टीप्लाई बाय ये 2, ये 8 हो पाएगा। और तब भी समझ में नहीं आता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं बाय, एक बार हमने किया 2/1 तो यहाँ से x की वैल्यू आया 2, और अगर हम करेंगे 3/1, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा 2, और b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा 1। तो ये हमारे पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे और इस तरीके से डायरेक्ट हमें इजीली करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तब हम पेपर में इजीली उसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन थे वो मैं करा चुका हूँ। अब तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को इनमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हमें प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम से, जेई में, नीट में और एडवांस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कंप्लीट करो, और उसके बाद फिर हमें रेफरेंस बुक सॉल्व करनी है, और जो शीट तुम्हें मिल रही है वो तो हमें सॉल्व करनी है ही, वो तो हमें छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व करके रखना है। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास चैप्टर के सभी टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुए, और हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर अब लगभग सब तरीके के कंप्लीट हो चुके हैं।